इस वक्त जो आवाम पर एक कहर बनकर हुकूमत मुसल्लत है, इससे हर कीमत पर गुलो खलासी जो है ये हर आदमी की अब एक आरज़ू बन चुकी है। इस एतबार से फौरी इलेक्शन ये अब पाकिस्तान की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मास्टर्स के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। आज मौलाना फजल रहमान ने लाहौर का विजिट किया और वहाँ पे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है। दो तीन चीज़ें अहम जो है इस मुलाकात में डिस्कस हुई हैं। एक तो ये फैसला किया गया है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पूरे पंजाब में जलसे किए जाएंगे, इससे वो समझते हैं कि हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान ने नून लीग के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है उस पर अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे तो ये हमें काबिल कबूल नहीं है, चूंकि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से। और ये भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ चलने पर पार्लियामेंट में मौलाना फजल रहमान को शहबाज शरीफ साहब ने मना लिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद नवाज शरीफ साहब से भी उनकी बातचीत तो हुई है और मुस्तकबिल करीब में भी हुई होगी। और दूसरा एक और चीज़ पर भी इत्तेफाक हुआ है कि चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है और ओवरऑल भी अख्तियारात के हवाले से भी जो नैब के अख्तियारात जिसमें मुतय्यन किए गए हैं और डिफरेंट शिकें मौजूद हैं, उसको भी चैलेंज करने पर इत्तेफाक किया गया है दोनों रहनुमाओं के दरमियान। इस पर भी बात करेंगे। रोड कारवां की भी बात की जा रही है कि रोड कारवां निकाला जाए, उससे हुकूमत को नुकसान होगा, हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा और अपोजिशन को फ़ायदा हो सकता है। दूसरा मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए फौरी इंतखाबात होने चाहिए। उन्होंने शफाफ इंतखाबात का दोनों ने मुतालबा कर दिया। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब तो ये भी बात कह रहे हैं कि दिफाई इदारे को नुकसान पहुंचाया गया है इमरान खान साहब की जानिब से। इस पर बात करेंगे कि क्या वाकई इमरान खान साहब के हुक्मरानी में दिफाई इदारे को नुकसान पहुंचा है। और फिर हम बात करेंगे कि बहुत सारी चेमेगोइयाँ इस्लामाबाद में हो रही हैं कि शायद जो सेम पेज वाला कॉन्सेप्ट था या सेम पेज था अब वो नहीं रहा है और फट गया है। फिर मरियम नवाज साहिबा ने मंडे को अपनी एक पिटीशन भी फाइल की है इवन फील्ड रेफरेंस पे। उन्होंने कहा है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत मुझे और मेरे वाले साहब को घर भेजा गया था और उनकी हुकूमत गिराई गई थी, ये बेसिकली साजिश थी और इमरान खान साहब एम्पायर के साथ मिलकर ये खेल खेल रहे थे, तो इसलिए उनको इवन फील्ड रेफरेंस में बाइज्जत बरी किया जाए और सजा को कलअदम करार दिया जाए। क्या ऐसा हो सकता है? मरियम नवाज साहिबा ने अदलिया पर और हसास इदारों पर भी इल्ज़ामात लगाए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई कंट्रोल हो रही थी? जैसे मरियम नवाज साहिबा ने अपनी पिटीशन में लिखा है, वो कह रही है कंट्रोल किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट प्रोसिक्यूटर के भी फराइज सर अंजाम दे रही थी और मॉनिटरिंग जज के तौर पर, मॉनिटरिंग बेंच के तौर पर भी अपने काम अंजाम दे रही थी, जिसकी माजी एक करीब में मिसाल नहीं मिलती। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। आगा रफ़ीउल्लाह साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ होंगे। जनरल रिटायर अमजद शोएब साहब सीनियर तजियाकार, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पीछे मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आगा रफ़ीउल्लाह साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ। फौरी इंतखाबात का मुतालबा सामने आया है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, पीपल्स पार्टी इस मुतालबे के हक में है, पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि इंतखाबात होने चाहिए। जी देखें शाहिद मेतला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में टाइम देने का। और जिस तरह आपने कहा कि अर्ली इंतखाबात अगर आइन और कानून और दस्तूर के मुताबिक होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके लिए बिल्कुल तैयार है। हमारा सिर्फ एक ही बुनियादी इशू होता है कि हम कहते हैं कि आइन और दस्तूर से हटकर कोई बात ना हो। तो बिल्कुल हम अर्ली इंतखाबात के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि ये नायल हुकूमत इस पाकिस्तान को और कितना बर्दाश्त करेंगी और इससे ज्यादा और क्या नुकसान और पहुंचाने के लिए ये तैयार है। आज तो जो वजीर आजम पाकिस्तान की, जो दुनिया कोई बात इनकी मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं आज एज ए पॉलिटिकल वर्कर उनकी बहुत सी चीजों को आज एंडोर्स करता हूं कि इमरान खान सच कहते थे। वो ये कहते थे कि जनाब जब डॉलर ऊपर चढ़ने लगे, रुपए की कदर कम होने लगे, तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है। जब आपकी रोजमर्रा की चीजें महंगी होने लगे तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है। जब आपका गैस का और बिजली का बिल बढ़ने लगे तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है। और पेट्रोल पे वो कहते थे कि जी ये तो बहुत आसान तरीका है कि आप अपने पेट्रोल का रेट बढ़ाएं और फिर उसके बाद जो मर्जी कर दें। और ये हमारे
हुकूमत के जो दोस्त हैं वो तो ये फरमाते हैं कि जी इंटरनेशनल रेट, तो आप जैसे काफी जिनकी गहरी नजर है तो इनको ये बता दिया करें कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल का क्या रेट होता था और हम किस तरीके से देते थे यहाँ बिल्कुल सही है। पाकिस्तानी को। तो ये आज इमरान खान की इन तमाम बातों को मैं इंडोर्स करता हूँ। वो सही कहते थे कि ये सारी चीजें, तो आप समझते हैं महंगाई की बुनियाद पर नए इंतखाबात कॉल होने चाहिए? देखिए, खाली बुनियाद सिर्फ महंगाई नहीं है, यहाँ पर लाकानूनियत की अब जो आप इस टाइम जो ऑर्डिनेंस के जरिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जरिए मुल्क को चला रहे हैं, ये तमाम वो बातें हैं जो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि नेब और पाकिस्तान और मईशत एक साथ नहीं चल सकती। और इस तरीके से जिस तरीके से इन्होंने कौमी असम्बली को अखाड़ा बना के दिखाया इस कौम को, इस तरीके से जिस तरह इस इदारों को इन लोगों ने इनकी तौकीर को बेतौकीर करने की कोशिश की, तो ये तमाम चीजें इस चीज की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि ये नाकाम हो चुके हैं, बिल्कुल नायल सही हो है, चुके हैं। ठीक है, ये मुल्क बिल्कुल और सही है। सल्तनत अच्छा, और मुझे ये इस्लाम दूसरा बता दीजिए आगा रफीउल्लाह साहब, ये बात की जा रही है कि अब मौलाना फजल रहमान साहब पीपल्स पार्टी के साथ पार्लियामेंट में बैठने के लिए तैयार हैं। कोई पीडीएम में वापसी के हवाले से बर्फ पिघल रही है, कुछ खबरें पिछले दिनों भी आती रही हैं। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी डायलॉग से हमने कभी भी इनकार नहीं किया। हम हमेशा बिलीव करते हैं डायलॉग के ऊपर, हम हमेशा बिलीव करते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा मौक़िफ़ पीडीएम में बहुत मजबूत और मौसर था, और उसका पूरी कौम ने उसकी जो है हम आवाज होके हमारे उस मौक़िफ़ वापस आ रहे हैं या नहीं? तायद की। जी, वापस आ रहे हैं पीडीएम में या नहीं, ये बताइए। नहीं, अगर पीडीएम वापस हमारे पास आएगी तो हम तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम तो पहले भी अपोजिशन कर रहे हैं, और हमारे साथ जो चलने के लिए पहले भी ये पीडीएम हमने ही बनाई थी। अब दोबारा अगर ये साथ चलेंगे तो हम तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है। पीजे मीर साहब, आज जो मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ साहब का डिस्कस हुआ है, पंजाब में जलसे करने का इरादा रखते हैं, इससे हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा? एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ अगर अपोजिशन सड़कों पर आती है तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। देखिए, दबाव जो है ना आपके एंटायर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को पड़ेगा, ये गवर्नमेंट को नहीं पड़ता, कोई भी हो। क्योंकि अगर तो आपने डेमोक्रेसी को लेकर चलना है, जिस तरह प्रेसिडेंट जरदारी ने पहले कहा था कि लूली लंगड़ी जमहूरियत भी बेहतर है डिक्टेटरशिप से, तो फिर आपने एक रूट लेना है। अगर तो आपने रोडों पे जाके अपने फैसले करने हैं तो फिर पार्लियामेंट्स को आप बंद कर दें। आपका क्या ख्याल है? महंगाई पूरी दुनिया में नहीं है, पूरी दुनिया में महंगाई है, लेकिन इसको मैनेज किया जाता है। मैं समझता हूँ इसको इस वक्त इतना मैनेज बेहतर नहीं किया जितना कर सकते थे। अब बात आती है उस पर, आप गवर्नमेंट्स को तो टॉपल नहीं करते हैं। हाँ, अगर आप 60s में चले जाएं तो 4 आने चीनी बढ़ी थी, और उस वक्त कुछ और डेमोक्रेसी थी, फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी, और 4 आने के ऊपर जनरल अयूब की हुकूमत चली गई थी। द क्वेश्चन इज, आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने काफी इंटरवेंशन देखी हैं, आपने काफी देखा है कि एक प्रोसेस को नहीं चलने दिया। अब प्रोसेस चल रहा है, तो अगर आप प्रोसेस चल रहा है तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि इस प्रोसेस को खत्म किया जाए? अगर आप यही चाहते हो तो फिर अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, आप कल महंगाई को खत्म कर दो, आप एम्प्लॉयमेंट ले आओ। आप तो कह रहे हैं महंगाई मेरली बैड गवर्नेंस की वजह से है, और अगर इंतखाबात होंगे, नया सेटअप आएगा तो ये चीज कंट्रोल हो सकती है। डू यू एग्री ऑन दिस और नॉट? नो। देखो, कोविड के साथ पूरी दुनिया पे ये इसका इफेक्ट आया है। इसके जो रिपल डाउन इफेक्ट है पूरी दुनिया। आज आप देखो, ये ब्रेक्सिट की वजह से एंड देन कोविड, आज आपके ब्रिटेन के अंदर टोटल शेल्फ खाली पड़े हुए हैं, सिंपली बिकॉज यू डोंट हैव एनी ड्राइवर्स अराउंड। द क्वेश्चन इज कि आपने हर चीज को बड़ा लॉजिकली और स्टडी करना है, इमोशनली नहीं करना। हमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलनी है फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। ये ऑपोजिशन जो होती है, ये गवर्नमेंट इन वेटिंग है, इसको ज्यादा इसका मैं समझता हूँ एक रोल होता है, रिस्पॉन्सिबल रोल होता है। बिकॉज अगर ये कल ये आएंगे और इनके हाथ में कुछ नहीं है, व्हाट विल दे डू? ये तो फिर 4 महीने नहीं सर्वाइव कर सकेंगे। बिल्कुल तो ठीक मैं है। समझता हूँ आप इसको भी स्ट्रेंथन करो, अपने पॉलिटिकल सेक्टर को भी स्ट्रेंथन करो, एंड टेक द कंट्री फॉरवर्ड। बिल्कुल ठीक है। अमजद शुएब साहब, जैसे अपोजिशन की जानिब से मुतालबा मुसलसल सामने आ रहा है कि नए इंतखाबात करवाए जाएं, वक्त की जरूरत है, आपको हालात उस तरफ जाते नजर आ रहे हैं? 2022 में इंतखाबात हो रहे हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये बहुत दफा कहा जा चुका, और जहाँ तक मौलाना का ताल्लुक है, उनकी तो ख्वाहिशात ही बेपनाह हैं। वो तो पहले दिन ही चाहते थे कि सब कुछ तहस नहस हो जाए। बड़ी कोशिश की थी उन्होंने कि जनाब कोई जाके वहां पे वोट भी ना ले पार्लियामेंट में। और फिर वो नेचुरली मौलाना जब बात करते हैं तो उनकी बात में वजन नहीं होता, उनकी बात में सिर्फ ख्वाहिशात होती हैं। तो ख्वाहिशात पे तो चीजें नहीं ना चलती। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सूरत हाल है कि यहाँ इलेक्शन, जो महंगाई का किस्सा है वो हमें जहन में रखना चाहिए कि चूंकि पूरी दुनिया में है तो इन पार्टियों में से कोई भी पार्टी आके हल करके दिखा दे, ये नहीं हो सके। असल दुख ये है कि जहां पे कौमें जिंदा हैं, उनके पास उनकी इकोनॉमी अच्छी है, वहां महंगाई को डिल्यूट इस तरह करते हैं कि वो सब्सिडी दे देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है अपने कौम को, अपने लोगों को सहूलत देने के लिए वो खाने पीने की चीजों में काफी सब्सिडी दे देते हैं। हमारे जैसा मुल्क जो कर्जों पे वक्त गुजारता है उसके पास तो सकत ही नहीं, वो कौन देगा आके। कर्जे उतारने के लिए कर्जे लेते हैं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। इन लोगों को सोचना चाहिए, गिरेबानों में झांकना चाहिए। सारी पार्टियों ने मिलके हमें कर्जों में गर्क करके रख दिया। अब कम से कम इकट्ठे बैठ के तो हल तो सोचें कि कर्जे उतारने का तरीका तो फवाद चौधरी साहब जो मलबा डाल रहे हैं पिछली दोनों जमातों पर, वो कह रहे हैं इन्हीं की वजह से महंगाई आ, चूंकि कर्जे बहुत ज्यादा ले लिए थे। जो भी हुआ दो पार्टियों ने किया, ये वो सारी एक आर्गुमेंट मौजूद है कि मुशर्रफ के वक्त में इतना करता था, फिर जरदारी साहब के वक्त में बढ़ गया, फिर जरदारी साहब के वक्त में जितना था उससे नवाज शरीफ के वक्त में बढ़ गया। वो सब आगे बढ़ाते ही रहे। शोएब साहब, हुकूमत को इस सिलसिले में बरीउल जिम्मा करार दिया जा सकता है? 3 सालों से हुकूमत में है। नहीं, मैं हुकूमत को इस चीज का जो मुरद इल्जाम ठहराता हूँ वो एक चीज से कि उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिए कि इस ऑपोजिशन को पार्लियामेंट में लाके बिठाते कौमी इश्यूज के ऊपर। जैसे हम कहते हैं कि एक वर्किंग रिलेशनशिप आपने रखनी है। आप कहें जी ये चोर है, डाकू है, सब कुछ है, लेकिन वो आपकी ऑपोजिशन है, वो आपकी पार्लियामेंट का हिस्सा, आप उनको तर्क कैसे कर सकते हैं? तो ये खराबी है सारी। बिल्कुल ठीक। वो अगर चोर है, डाकू है, तो वो मुकदमे अपने भुगत रहे ना, उनको भुगतने दें। पार्लियामेंट का काम तो चलना चाहिए ना। बिल्कुल सही। उसमें ये बात तय होनी चाहिए कि जनाब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। जैसे आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने एक दफा कहा था कि एक मिसाक मईशत कर ले। ये मिसाक मईशत है क्या? एक स्ट्रेटेजी आपने वर्कआउट करनी थी कि ये कर्जों से जान कैसे छूटेगी, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी, सर्कुलर डेट कैसे काम ये करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लॉस मेकिंग एंटिटीज है वो। दूसरा, अमजद शोएब साहब, ये पीडीएम फिर सड़कों पर निकलते जा रही है, इससे हुकूमत की मुश्किलात बढ़ेंगी? कोई दबाव बढ़ता नजर आ रहा है? नहीं, अभी मौसम इतना बेहतर नहीं हुआ, मुश्किलात इन्हीं की बढ़ेंगी। धूप छूप गर्मी, सड़कों पे ये ख्वार होंगे, बाकी किसी की कोई मुश्किलात नहीं। आपको पता है सड़कों पे जाने से फिरने से कभी हुकूमतें बदली हैं। बिल्कुल ठीक। इमरान खान ने धरना दिया था ऐसी जगह पे बैठ के जो कि हमारी शहर आ गए, पार्लियामेंट के सामने, तो कोई गवर्नमेंट चले गई। बिल्कुल सही है, लेकिन हुकूमत कमजोर हो गई थी, उसके बाद मुसलसल वो डगमगाती रही है। ठीक है, दोबारा आपकी तरफ आता हूं। आफ्ताब जहांगीर साहब, फौरी इंतखाबात का मुतालबा अपोजिशन की जानिब से एक मरतबा फिर सामने आया है, और महंगाई वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ बैड गवर्नेंस की वजह से है, और इमरान खान साहब और हुकूमत भी उस तरफ हमें जाती नजर आती है। कुछ इकदामात ऐसे हैं ईवीएम के हवाले से या अदरवाइज भी वो इशारे देते रहते हैं। तो जल्दी इंतखाबात करवा सकते हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया शाहिद भाई कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। जनरल साहब को, पीएजी मीर साहब को और रफीउल्लाह को मेरा सलाम। देखिए, कम से कम आज रफीउल्लाह ने एक बात तो एग्री की कि जी जब महंगाई आती है तो चोर और डाकू प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इसका मतलब ये है कि माजी में ये जितनी महंगाइयां आई, जो कुछ वक्त इनके जो लीडरान थे वो चोर और डाकू थे। लेकिन इनकी खुशकिस्मती ये थी, हम इनको चोर और डाकू इसलिए कहते थे कि उस वक्त कोविड नहीं था, उस वक्त कोरोना नहीं था, इस वक्त कोई ऐसा मसला नहीं था कि जो इस वक्त पूरी दुनिया जिसका शिकार है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ महंगाई जरूर है, लेकिन ये भी इस हद तक भी नहीं है कि जिस हद तक कहा जा रहा है। मैं अभी रोड के ऊपर हूँ, इसलिए मैं आपसे रोड पर बात कर रहा हूँ। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपने कैमरे का रुख जरा रोडों की तरफ, होटलों की तरफ और कर दूं, ताकि आप देखें कि लोग किस तरह है। अगर जब भी पेजे मीर ने कहा कि यूरोप के अंदर शेल्फ खाली है, इसका मतलब ये है कि वहाँ परेशानी है। यहाँ पर शेल्फ भरे हुए हैं, यहाँ पर खरीदार मौजूद है, यहाँ पर बहुत सारे रोडों के ऊपर ट्रैफिक जाम है। ये लेकिन
हाँ, जो काम करने का है वो हुकूमत को करना चाहिए, और वो है कि जो हमारे मसाइल हैं, तरक्याती मसाइल हैं, हमारे तालीमी निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, हमें अपने सेहत के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, जिससे आवाम को रिलीफ मिल सकता है। पेजे मीर साहब यूरोप में रहते हैं, इनको पता है कि वहाँ पर कॉस्मोपॉलिटन स्कूल्स होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं और बड़े अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल होते हैं। वहाँ पर हॉस्पिटल्स में लोगों को बहुत अच्छा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योर कवर करती है, उसको इंश्योरेंस कवर करती है। नहीं, लेकिन आप हमारे यहाँ क्या इंतखाबात है नहीं करवाने जा रहे। सर, अगर ये तो हम तो ये पता है क्यों चाह रहे हैं कि जल्दी इंतखाबात हो, कि ये जो थोड़ा सा शोर है महंगाई का, जैसे ये इंशाल्लाह ताला हम काबू पा लेंगे तो इनको 2023 के अंदर जितनी सीटें मिली थी कैसे तो काबू वो पा भी लेंगे? 3 सालों में तो काबू पाया नहीं क्या आफ्ताब साहब? जी पिछले 3 सालों में शाहिद तो भाई, आप महंगाई पर काबू नहीं पा सके हैं, तो आप कैसे काबू सर पा पिछले लेंगे? 70 साल की बात, अभी अभी मेरे पीजे मीर साहब ने 60 की दहाई की बात की थी, अयूब खान के दौर की। उसके बाद से मुझे ये तो बताएं कि कब किस वक्त जो है पाकिस्तान के वक्त के साथ महंगाई भी आती है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की आमदनी को बढ़ाना है, लोगों के लिए रोजगार पैदा करने हैं, लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है, जिसमें राइट। माजी की हुकूमतें भी नाकाम रही हैं। तो हमने जैसे तो अभी अमजद बहुत बड़ा शोएब साहब कह रहे हैं आपने एहसास के अपोजिशन जरिए को अभी बहुत बड़ा एंगेज रिलीफ नहीं पैकेज किया। दिया। आफ्ताब जहांगीर साहब, अमजद शोएब साहब जैसे कह रहे हैं आपको अपोजिशन को एंगेज करना चाहिए था, उनको पार्लियामेंट में बैठाते, मैं अपने आपको मसाइल से आगाह करते। आप मिसाके मशत भी नहीं कर सके, जिसकी वजह से अवाम करना मुश्किलात चाहिए, का शिकार है। यहाँ पर मसाइल का हल निकाला जा सकता है। सर मैं यही तो कह रहा हूँ, लेकिन पार्लियामेंट का आपने तरीकेकार देखा है, ये पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। ये आते और आने के बाद अभी तराना खत्म नहीं बिल्कुल होता सही तो है। रफीउल्लाह चले, खड़ा होकर कोरम को पॉइंट आउट कर देता है। बिल्कुल समझे ठीक ना, है, बिल्कुल वहां ठीक पे है। इसी खड़े नोट होकर पे छोटा सा अपने ब्रेक लेने मसाइल थे को मुझे। बात करते, पॉइंट ब्रेक ऑफ के बाद ऑर्डर पे बात बात करेंगे करते। कि क्या हुकूमत और इदारे एक पेज पर खड़े हैं, जैसे कि कहा जा रहा है, चेमगोइयां हो रही हैं कि शायद एक पेज बरकरार नहीं रहा है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अगर रफीउल्लाह साहब इस्लामाबाद में चेमगोइयां हो रही हैं कि शायद सेम पेज बरकरार नहीं रहा है, आपके पास भी अंदर की खबरें होती हैं, कितनी सदाकत है इस बात में? क्या शायद भाई दोबारा बोलिएगा। मैं कह रहा हूं इस्लामाबाद में चेमगोइयां हो रही हैं कि सेम पेज बरकरार नहीं रहा है, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग्स ऐसी हुई हैं उसकी वजह से, तो आपके पास अंदर की खबरें होती हैं, कोई सदाकत है इस बात में? अंदर की खबरें जो है ना वो जनरल साहब के पास होंगी। मुझे तो बस सिर्फ उमर चीमा का वो ट्वीट जो है ना वो मैंने पढ़ा था, तो उससे कुछ पता नहीं, पिक्चर धुंधली धुंधली नजर आ रही है। अच्छा, गड़बड़ नजर आ रही है आपको? उमर चीमा का जो 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 ट्वीट था ना, वो कुछ पीरों का, फकीरों का, पहाड़ों का और कुछ इस तरह का जिक्र था, तो थोड़ा सा मुझे से बंदी के लिए समझना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ है। बिल्कुल सही है। जनरल अमजद शोएब साहब, ये इदारे एक पेज पर नहीं है, अब ये कहा जा रहा है कोई सेम पेज फट गया है। जनरल अमजद शोएब साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, बड़ी कम आ रही है। जी जी, अब आ रही है, अब आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ फटा हुआ पेज उमर चीमा को भेजे, वो जोड़ के देगा आपको। फाड़ा भी उसी ने है, जोड़ेगा भी वही। पहले पेशावर हाई कोर्ट से एक दफा माफी शाफी मांग चुका है, अब मेरा ख्याल है उसका इरादा यहाँ भी माफी का बन रहा है। पूरे इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट जनरल साहब इसी सिलसिले में बात कर रहे हैं, इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। वो बात इसलिए होती है ना, कोई एक दो लोगों को शोशा छोड़ देते हैं, फिर वो चल निकलती है बात। पाकिस्तान में हमें एक ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, बेशक वो जाके तो गटर में से हम उठा के दें, लेकिन वो जरूरत होती है उसकी। अच्छा, बात ये है कि इसका एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि GHQ 3 नाम भेजता है और प्राइम मिनिस्टर की चॉइस होती है, उसमें से एक चुने। अगर प्राइम मिनिस्टर वो पैनल तब्दील करना चाहे तो पैनल भी तब्दील कर सकते हैं, नया पैनल चला जाएगा। अगर वो कोई नॉमिनेट करना चाहे तो वो भी हो सकता है। मैंने सिर्फ नॉमिनेशन एक ही दफा देखी थी अपनी पूरी सर्विस में, और वो नवाज शरीफ साहब ने की थी, क्योंकि पैनल उन्होंने वापस कर दिया और नवाज शरीफ साहब ने जियाउद्दीन, ख्वाजा जियाउद्दीन का कहा कि जो उनको भेज दें, तो उनका कोई जाती ताल्लुक था, बहरहाल वो चले गए। लेकिन अमूमन
चूंकि ऑफिसर्स के बारे में कमांडर्स ये प्राइम मिनिस्टर्स को बहुत ज्यादा पता नहीं होता, तो जो 3 नाम जाते हैं उन पे वो चीफ को बुला के उससे मशावरत करते हैं। और बाज़-औक़ात ये होता है कि मशावरत में वो कह देते हैं कि अच्छा ठीक है फलां को आप पोस्ट कर दें, तो वो लिखी हुई फाइल जिस पर उन्होंने ऑर्डर लिखना वो हो सकता है 2-4 दिन बाद चली जाए, लेकिन मशावरत वाला हिस्सा जो है वो उसकी बुनियाद पे आप पोस्टिंग ऑर्डर इशू कर देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि GHQ ने कभी भी ये पोस्टिंग ऑर्डर इशू किया होगा बगैर प्राइम मिनिस्टर की रजा के। और ये नोटिफिकेशन के हवाले से भी गलत इत्तला चल रही है, कभी भी ये जो अफवाहें हैं नोटिफिकेशन के हवाले से गलत हैं, कभी भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। नोटिफिकेशन होती नहीं, ये एक पोस्टिंग है जो GHQ इशू करता है, और जब GHQ ने जब उसका टेन्योर पूरा हो जाता है और GHQ ने उनको वापस बुलाना होता है तो GHQ ही दोबारा प्राइम मिनिस्टर से नया पैनल अप्रूव करा के उनको वापस बुला लेता है। तो सेम पेज बरकरार है इसमें। मेरा नहीं ख्याल कि देखिए जी किसी और चीज में कोई खराब ये वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये तो एक प्रोसीजरल मैटर है, इसमें तो पेज शेज का कोई किस्सा मुझे तो नजर नहीं आता, क्योंकि ये तो प्रोसीजर है जो फॉलो किया जा रहा है, आप वायलेट कर ही नहीं सकते, ना करते हैं आप। तो मेरा ख्याल है पैनल गया होगा, उसी की बुनियाद पे ये बातचीत हुई होगी। अब ये किस्सा, अब ये पोस्टिंग कंक्लूड हो गई है? मेरा ख्याल हो गई है, क्योंकि वो तो इशू हो चुकी है, और मैं जहां तक समझता हूं कि इशू करने से पहले प्राइम मिनिस्टर ने लाजमन अप्रूवल वर्बल या जैसे भी अप्रूवल दी होगी, क्योंकि GHQ मोहताद है वो इसके बगैर नहीं इशू करेंगे। फाइल हो सकता है वहां पड़ी हो, बाद में आई या आ गई होगी, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल हुई होगी तो तभी ये पोस्टिंग ऑर्डर निकला होगा, उसके बगैर नहीं निकला। बिल्कुल ठीक हो गया। आफ्ताब जहांगीर साहब, मरियम साहिबा ने पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। वो कह रही हैं कि 2018 के इंतखाबात इमरान खान साहब को PTI को जितवाने के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है और आप लोगों ने एम्पायर के साथ मिलकर खेला है और साजिश की है। अच्छा शाहिद भाई, पहली बात तो ये ऐसा कुछ नहीं है, अपने इदारों पर एतमाद करना चाहिए, जैसे अभी जनरल साहब ने भी बात की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सहाफी हजरात को ज्यादा फिक्र होती है। और भाई इदारे अपनी पोस्टिंग जो ड्यूटीज लगाते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, इन पर आपको एतमाद करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई अपने इदारे की मर्जी से या प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से लगेगा, उसको आपको क्या फायदा या मुझे क्या फायदा पहुंचेगा, समझे ना। अच्छा, इसी तरह अदालतों के ऊपर है, ये सारी जो एक्सपीरियंसेस हैं ये माजी में इन्होंने लोगों ने की, आपके सामने है। वो तो अब तो उनकी भांजी ने भतीजी ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि मेरे चाचा ने ये शुरू किया था कि जी वो जस्टिस कय्यूम के साथ मिलकर के किस तरह लोगों को अंदर करना है और बाहर करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और किसको रिलीफ देना है, किसको सजा देनी है। तो ये प्रैक्टिस तो इन्हीं की थी, और इन्होंने आफ्ताब जहांगीर साहब, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, आपकी इजाजत से मैं ब्रेक ले लूं और आप ही से दोबारा शुरू कर देंगे। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं जी। वेलकम बैक नाजरीन। आफ्ताब जहांगीर साहब, मरियम साहिबा ने यह भी कहा है कि साकिब निसार साहब मुसलसल दबाव डालते रहे हैं एहतसाब अदालतों पर और हमारे खिलाफ फैसले जबरदस्ती लिए गए और एक साजिश के तहत लिए गए। अच्छा, मैंने आपको शाहिद भाई यही कहा है कि जो आप जैसे करेंगे वैसे ही काटे, फिर वही काटेंगे जो बोएंगे। आपने ये प्रैक्टिस डाली होगी ना जब जस्टिस कय्यूम के साथ, तो फिर वही प्रैक्टिस आपके आगे आई। मैं फिर ये कहता हूँ, मेरी एक बात दोबारा मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इदारों को आजाद रहने दें। अभी जिस तरह आप फोर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। उनको इदारों को अपना काम करने दें, वो बेहतर तरीके से काम करते हैं, हमें उन पर एतमाद करना चाहिए। जब यही अदालतें इनके हक में फैसला देती हैं तो ये कहते हैं देखें कितनी अच्छी है, हक और सच की फतह हो गई, और जब यही अदालतें खिलाफ फैसला देती है तो कहते हैं कि ये बाइस हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने इदारों के ऊपर एतमाद करना चाहिए और उनके फैसलों पर भी एतमाद करना चाहिए। अगर आपको कोई एतराज है तो आप उसको उसके रेलिवेंट फोरम पे उस पर एतराज उठाएं। अगर आपको आप समझते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के सिंगल बेंच ने या डबल बेंच ने, तो आप फुल बेंच पे चले जाए। तो लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अदालतों के फैसलों को जब गुजर जाए तो उसको बरी किया जाए इसी बुनियाद पर। जी, वो कह रही हैं अरशद मलिक की वीडियो सबके सामने आ गई है, इस बुनियाद पर उनको बरी किया जाए।
अरशद मलिक की आई है, तो और बहुत सारे तर्जुमानों की भी आई है ना, उन तर्जुमानों से भी तो डिस्काउंट करें ना। बिल्कुल उसको तो सर। कहते हैं ये हमारे तर्जुमान है, तर्जुमान ही रहेंगे। बिल्कुल तो ठीक है, इसलिए ठीक हो गया, बेहतर ये है कि ठीक है। आप इसको, बेहतर ये है कि इसको जहाँ पे आपने अपील दायर की है, जहाँ पे आपने रिक्वेस्ट की है, उनका इंतजार करें। वो बिल्कुल आपको ठीक। बरी कर दे तो हमें क्या एतराज है? राइट राइट, बिल्कुल ठीक हो गया। आगा रफीउल्लाह साहब, मरियम साहिबा की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि 2018 के इंतखाबात से कबल वफादारियां तब्दील की गई। आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी के अहम रहनुमा हैं। देखें, शायद मित्रा साहब, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना इलेक्शन के हवाले से अपना एक मौक़िफ़ है और उस पर हमारे एतराज़ात वो हमने इलेक्शन कमीशन में भी जमा करवाए, ट्रिब्यूनल में जमा करवाए, हमने पार्लियामेंट में भी कहा। उससे एक कमेटी बनी जिस कमेटी का आज दिन तक इजलास नहीं हुआ। लेकिन ये अजीब बात ये कि आफ्ताब जहांगीर के मुंह से ये बातें सुन के मुझे बड़ा मजा आ रहा था कि ये कुछ कह रहे थे कि इस तरह का कह रहे थे कि इदारों को आज़ाद करें। तो इनको कहें कि आप सबको एक ही लाठी में ना आंकें। हमने हमेशा इदारों की एहतराम और इज्जत की और हम समझते हैं इदारे मजबूत होंगे तो रियासत मजबूत होती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी इन्होंने पूरी कैबिनेट के मिनिस्टरों ने और पूरे इनके तमाम जो तर्जमान है वो किस अंदाज पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला आवर हुए और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इन लोगों ने जो जबान इस्तेमाल की मिनिस्टरों ने कि इनके ऊपर हमला, इनके ऊपर ये। तो बात ये कि इनको सोचना चाहिए। जब ये कंटेनर पे थे उस दिन भी इनकी लैंग्वेज सही नहीं थी, उनके अल्फाज सही नहीं थे, उनकी गुफ्तगू सही नहीं थी। आज ये हुकूमत में है तो इनका तरीका सही नहीं है। आज इनको ये नहीं समझ आ रहा कि हमें किस तरह, देखें मुझे ला के खिलाफ हो सकता है बहुत से बैठे हुए लोगों से, लेकिन मैं एक डोमेन में रहकर एक आइन और कानून, हम सब लोग एक तहजीब एक रियासत में रहते हैं। उस रियासत में आइन मौजूद है, उस आइन के तहत हम सबको चलना चाहिए। बिल्कुल सही। ये आप समझते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने जो बरियत की दरखास्त डाली है उनको बरियत मिलनी चाहिए, और जो वो इल्जामात लगा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुसलसल कंट्रोल करता रहा है, इसमें कोई सदाकत है? देखिए, शायद मेहता साहब वो कोर्ट गई है तो वो प्रूफ दें और अच्छी बात है अदालतें जो है उसके ऊपर फैसला दें अगर किसी भी किस्म की कोई भी इसमें पाया जाता है। लेकिन देखें, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है, आ रही है। देखिए, अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए थे, बाई इलेक्शन हुए थे जो साबका पाटा में, वो इलेक्शन कमीशन की खुली रिपोर्ट मौजूद है कि वहां पर किस किस्म की दानगी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि दानगियां इस मुल्क में इलेक्शनों में होती है और होती आ रही है। लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि हम कहीं खुदा ना खास्ता सवालिया निशान बना के सिस्टम को डिरेल करें, मामलात को खत्म करें, इस मुल्क को आगे ना चलने दें और रियासत को आगे ना चलने दें। तो फिर हम सबका फेलियर है। सब चीजें चलनी चाहिए कानून और आइन में लेकर हमें ठीक हो गया, ठीक हो गया, और हर चीज का अपने खिलाफ राय। अमजद शोएब साहब, बिल्कुल ठीक हो गया, टाइम खत्म हो रहा है जी। अमजद शोएब साहब, मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन का भी किरदार अदा किया और कंट्रोल भी करती रही। सारे उनके जो एहतसाबी अमल था या उनके केस को मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कंट्रोल किया और साकिब निसार साहब दबाव में फैसले करवाते रहे। देखिए, बात ये है, ये बड़े अफसोस की बात है कि ये बात करते हैं। एक्चुअली ये झूठ इतना बोलते हैं। मुझे कायरा साहब की एक वीडियो याद आती है, उन्होंने जवाब दिया था मुझे क्यों निकाला का। उन्होंने कहा मियां साहब मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें क्यों निकाला है, तुम झूठे हो, झूठ बोलते हो इसलिए तुम्हें निकाला है। अब बात यह कि फैज हमीद पे इल्जाम लगाया ना, बस जाली एफिडेविट और जाली कागजात सुप्रीम कोर्ट में फैज हमीद गया था जमा कराने, इन्होंने दिए ना। पहला प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का जिसने जालसाजी की, जाली कागजात वहां पे जमा कराए, और उसके बाद भी वो आपके सामने उसको जुर्रत इतनी है कि नारे लगाता फिरता है। आप देखिए, हर चैनल पे आके उन्होंने तकरीरें कर करके ये कहा जनाब ये जायदादें हमारी हैं और हमारे पास सबूत हैं हमारे से। उन्होंने कहा जी जो बेनामी जायदादें वो रखते हैं जिन्होंने कोई हेराफेरी की हो, हमने अपने नाम पे रखी हुई हैं। तो जनाब जब अदालत में गए अशरफ मलिक के, तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं जी ये जायदाद किसकी है, मेरे बेटों की होगी। आप इमेजिन करें कि इनकी दीदा दलेरियां देखें किस मुंह से आके कौम के सामने इस तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल सही है। केस ये था, सुप्रीम कोर्ट में केस ये था कि इन्होंने मनी ट्रेल देनी है, इन्होंने माना कि हमारी जायदाद है, इनके बच्चों के पास है, ये है वो है। जब उधर आए अरशद मलिक के, उसको पैसे खिलाए, जज बशीर के पास केस था, एप्लीकेशन दे के ट्रांसफर कराया इसके पास, इसको पोस्ट कराया खुद इन्होंने, और फिर जब आ गया पैसे दे के उससे फैसला लिया कि तुम दोनों हमें छोड़ोगे। और जनाब आप देख लें कि उधर केस की शक्ल बदल गई।
وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں ارشد ملک کی. میں کہتا ہوں جی وہ ساری 5 کروڑ میں لی ہیں. مجھے پتا ہے کس سے لی ہیں انہوں نے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ دلالی کس نے کی, درمیان میں پیپل پارٹی کا کون سا لیڈر تھا جس نے جا کے یہ کام کروایا. میرے پاس ساری انفارمیشن ہے. اچھا یہ وہ کوئی ایسی بات نہیں. یہ بات غلط اگر ضرورت پڑی ہے. جنرل صاحب پارٹی کا نام لے رہے تو بندے کا نام بھی لیں. بندے کا نام آپ آغا رفیع, آپ مجھ سے اس کا ٹیلی فون نمبر لے لیں میرا, تو میں آپ کو ٹیلی فون پہ بتا دوں گا. نہیں تو دیکھیں نا میری پارٹی کا آپ آن ایئر بات کر رہے ہیں جنرل صاحب, میرے لیے آپ ریسپیکٹیبل ہے, لیکن میری پارٹی کے اوپر پارٹی کا یہ رکن جو ہے نا, یہ سارا پاکستان اس کا نام لے رہا ہے, سب کو پتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آپ بھی لے دیں نا نام, جنرل صاحب آپ بھی نام لے دیں. میری بات سن لو, اگر میں غلط کہتا ہوں نا تو جا کے کہیں سے اور سے پوچھ لو, تمہیں پتہ لگ جائے گا. ایک بات نام بتائیں نا. 5 کروڑ روپے میں سودا ہوا میاں طارق کے ساتھ, اور میاں طارق سے پیپلز پارٹی کے کس بندے نے ڈیل کروائی؟ 20 کروڑ مانگ رہا تھا وہ. پیپلز پارٹی کے کس بندے نے ڈیل کروائی؟ 5 میں طے ہوا. جائیں چیک کر لیں, میں نے جتنا کہنا تھا کہہ دیا. بالکل صحیح. چیک کر لیں. جنرل صاحب آپ میرے لیے معتبر ہیں, لیکن میری پارٹی کا نام اس طرح نہ لیں. آپ یا تو مکمل بات کریں, میری پارٹی کا نام نہ لیں, بس یہ مہربانی آپ سے. آپ یہ کہہ دیجئے کہ پیپل پارٹی کا نہیں تھا یا تھا, میں گول بات کر دیتا ہوں. آپ نام لے لیں, ہم بتا دیں گے کہ یہ ہمارا ہے یا نہیں ہے. ایک معتبر آدمی ہے جس نے جا کے یہ سودا کرایا. سر اگر دیکھیں معتبر ہوگا تو یہ کام نہیں کرے گا, نہیں تو آپ ایسے لوگوں کو معتبر نہ کہیں. تو بات یہ آغا صاحب, جنرل صاحب نام لے دیں. اس طرح کے معتبر موجود ہیں سب میں, کیا کریں. یہ کام جو ہے نون لیگ کے جو لوگ, نون لیگ میں کی بات کرتا ہوں, زبیر عمر نون لیگ میں ہی تھا نا. زبیر عمر نون لیگ میں ہی تھا. پیپلز پارٹی کا جنرل صاحب ورکر ہوں, مجھے اپنی پارٹی کی عزت, بالکل ٹھیک ہے. ووٹروں کی, جو ہمارے کروڑوں ووٹر ہیں, مجھے ان کی عزت پیاری ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. آخری سوال ہے جنرل صاحب, یہ بتائیے, مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس سے ریلیٹڈ یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت ٹائمنگ اہم ہے, شاید کسی کے کہنے پر کی گئی ہے, کیا اس پر آپ کا موقف ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہنے پہ کی یا نہیں, یہ باتیں تو وہ پہلے دن سے, جب سے گجرانوالہ میں انہوں نے جلسہ کیا تھا, میاں صاحب نے یہ کام شروع کیا اور یہ کہتے ہی آ رہے ہیں. اس میں کوئی, مجھے تو کوئی ایسی نئی چیز نظر نہیں آئی. یہ الزامات لگتے آ رہے ہیں. میاں صاحب نے کئی دفعہ نام دیے. اب میاں صاحب کے سامنے اگر آج عدالت میں وہ جاتے ہیں تو میرا اپنا خیال ہے کہ عدالت میں یہ کیس اٹھایا جائے گا کہ جناب ان سے تو آپ نے منی ٹریل مانگی تھی, جہاں انہوں نے جعلی کاغذات دیے تو وہ فیض حمید دے گیا تھا. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں بہت شکریہ امجد شعیب صاحب, آفتاب جہانگیر صاحب, آغا رفیع اللہ صاحب, پی جے میر صاحب, آپ چاروں ہمارے ساتھ ہیں. شو کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.